आज के लेक्चर में जो हम ये चीज़ करने वाले हैं ना, सिमिलैरिटीज बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर ये जो आपको बॉक्स दे रखा है ना, अगर आप इसे ध्यान से देखो और आप रिलेट करने की कोशिश करो, कितना इजी राइटर ने हमारे लिए काम कर दिया है कि कल को सिमिलैरिटीज और डिससिमिलरिटीज अगर बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में आ जाए तो हम उनके बीच में सिमिलैरिटीज भी एक ही जगह पर मिल जाएंगी और डिससिमिलरिटीज भी मिल जाएंगी। नाउ these are the things which are asked in mains. These are the things which are generally asked in mains. ठीक है, मेंस के उसमें पूछी जाती है। लेकिन वहां पर ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। व्हाट डू मीन बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग? कि हमें पता तो सब कुछ है, लेकिन 7.5 से 8 मिनट के बीच में जो हमें अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो हम घसीट घसीट के लाए कैसे एक एक पॉइंट को, बार बार फिर पूरा पूरा बुद्धिज्म जैनिज्म क्या कहते हैं देखना पड़ेगा, कौन सा पॉइंट सिमिलर वाला है, कौन सा डिसिमिलर वाला है। तो यहाँ पर ये टेबल हमारे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगा, काफ़ी ज़्यादा काम आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले सिमिलैरिटी से, कि दोनों के बीच में समानताएं क्या हैं। ठीक है, सिमिलैरिटीज दोनों महावीरा और जो बुद्धा थे वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। दोनों ने अपने जीवन के सुख समृद्धि वाले एक तरीके से फैसिलिटी को, रॉयल प्रिविलेजेस को त्याग कर ये दृढ़ संकल्प बांधा था अपने मन के अंदर कि वो एक एसेटिक साधु का सरल जिंदगी, साधु संत जैसी सरल जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करके जिएंगे। दीज वर द सिमिलैरिटीज। नंबर वन, दोनों ने वेदास की अथॉरिटी को डिनाई करा था। नंबर टू, दोनों लोगों की कॉमन लैंग्वेजेस के अंदर लोगों को टीचिंग्स देते थे, और उस टाइम पे कॉमन लैंग्वेजेस थी, कल मैंने आपको बताया था, पाली एंड प्राकृत। ठीक है, इन्होंने अलग अलग कास्ट, अलग अलग वर्णा और दोनों जेंडर से, वेदर दे आर मेल और फीमेल, डिसाइपल्स को एडमिट करा था। इन्होंने जो सेक्रीफाइसेस होते हैं जिनमें जानवरों की बलि दी जाती है या किसी भी चीज की बलि दी जाती है जिसमें खून बहता है, ऐसी किसी चीज को अपोज करा था कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप ये कह रहे हो कि किसी पूजा पाठ या किसी प्रथा को हमें सक्सेसफुल बनाना है, लेकिन वो किसी की जान की कीमत पर हो रहा है। बिल्कुल नहीं। दोनों बिलीव करते थे कर्मा के डॉक्ट्रिन पर, कि जैसे कर्म निभाओगे, करोगे, और वैसी तुम्हारी प्रेजेंट जिंदगी और आने वाली जो नेक्स्ट लाइफ है, बर्थ रीबर्थ का कॉन्सेप्ट डिसाइड होगा। दोनों ने एम्फोसाइज करा कि राइट कंडक्ट होना चाहिए लाइफ में, सही तरीके से एक सही मार्ग दिशा होनी चाहिए आपकी लाइफ के अंदर, राइट नॉलेज होनी चाहिए, रेदर देन कि आप ना रिलीजियस सेरेमनीज, रिलीजियस रिचुअल्स, इन सबको परफॉर्म कर रहे हो सेलिब्रेशन अटेंड करने के लिए। उनका मानना ये था कि अगर आपको एनलाइटन होना है या फिर ओमनीसियंस प्राप्त करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आप जिंदगी को अपने सरल बनाओ, सही तरीके से आप चलो, आप ज्ञान की सही तरीके से प्राप्ति करो, आप मोक्ष की प्राप्ति या फिर एनलाइटनमेंट या ओमनीसियंस की तरफ आप पहुंच ये तो हो गई सिमिलैरिटीज। अब बात करते हैं दोनों के बीच में असमानताएं क्या थी, यानी कि डिससिमिलैरिटीज क्या थी। ठीक है, दोनों ये जो जैनिज्म था, ये एक्सट्रीम पाथ को फॉलो करता था। जैसे मैंने बताया ना आपको, याद होगा आपको एक्सट्रीम पाथ वाली बातें, कि बैठ भी रहे हैं तो वो झाड़ू लगाकर बैठ रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं कि ज्यादा जोर की नहीं बोलना, कीटाणु मर जाएंगे, तालियां नहीं बजानी है। ठीक है, जैसे मतलब मान लो मैंने ऐसे करा, ये तालियां बजाई, ये इनके हिसाब से पाप है। अगर ये इनके हिसाब से पाप है तो दिवजोत एंड कशिश, इस पाप में तुम भी भागीदार हो, क्योंकि तुम्हें समझाने के लिए मैंने ताली बजाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बुद्धिज्म जो फॉलो करते हैं, वो बुद्धिज्म का जो आइडियोलॉजी थी, दैट वाज द मिडिल पाथ। कि आप, मिडिल पाथ क्या थी, ना ही ज्यादा आप एक्सट्रीम में जिंदगी जियो, ना ही, कहने का मतलब है एक्सट्रीम में जिंदगी मत जियो, दुख दुखी मोमेंट्स पर बहुत ज्यादा दुखी मत हो जाओ, और हैप्पी मोमेंट्स पर बहुत ज्यादा खुश मत हो जाओ। लिव अ लाइफ ऑफ बी न्यूट्रल। ये इंडिया तक सीमित है, ज्यादातर अगर आप देखोगे इंडिया के बाहर नहीं फैल रखा जैनिज्म। आपने सुना है कभी कि बुद्धिज्म ज्यादा है कि जैनिज्म ज्यादा है? बताओ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री या फिर इंडिया के बाहर जैनिज्म, बुद्धिज्म है ना ज्यादा, जैनिज्म के फुटप्रिंट्स नहीं आते हैं। लेकिन बुद्धिज्म जो है, इट इज स्प्रेड अक्रॉस मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैनिज्म, इट डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान होते हैं, इस चीज को डिनाई करता है जैनिज्म। लेकिन बट वो ये मानता है हर एक लिविंग बीइंग के अंदर एक
आत्मा वास करती है, एक जिंदगी होती है, एक लाइफ होती है। बुद्धिज्म एम्फसाइज करता है आत्मा के कंसेप्ट को, जिसको मतलब आत्मा के कंसेप्ट को बिलीव करता है, लेकिन इसके लिए टर्म बोली जाती है। ये टर्म की स्पेलिंग देख लो एक बारी। अनात्मा, नो एटर्नल सोल। ठीक है, कि कोई एटर्नल सोल नहीं है। और अनित्य, ये दो वर्ड हैं, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इम्परनेंस, व्हाट इज इम्परनेंस? ये जो है ना, ये थोड़ी सी यहां पर स्पेलिंग गलत है। ये है इम्परमानेंस। इम इम्परमानेंस। इम्परमानेंस का ये मतलब होता है कि कोई भी चीज ना इस पृथ्वी पर परमानेंट नहीं है। कशिश याद है पॉलिटिकल थ्योरिस्ट में जब हमने वो पढ़ा था पीएसआईआर में, सुबह के बाद रात होगी होगी, है ना? सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद लेकिन सुख भी आएगा। बारिश के बाद पतझड़ आएगा, मौसम खुलेगा। गर्मी के बाद सर्दी आएगी, सर्दी के बाद दोबारा गर्मी आएगी। इस जीवन में कोई भी चीज़ ना परमानेंट नहीं है। बिल्कुल यार, अच्छे दिन होते हैं, सैड डेज होते हैं, लो डेज होते हैं, हाई डेज होते हैं, मेमोरेबल डेज होते हैं। देयर आर सम डेज, क्यों कशिश और दिवजोत, विच आर डेज ऑफ द गूज बम्स, है ना? हैप्पी हैप्पी ओकेशंस, हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इस चीज़ को इम्फेसाइज करते थे कि एटर्नल सोल, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एटर्नल सोल, अनात्मा, एंड देयर इज अनित्य, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ये चीज़ हमने एनसीईआरटी में कवर कर रखी है, दिवजोत आपने भी सुन रखी होगी और कशिश आपने भी मेरे साथ ही सुन रखी है। बुद्धिस्ट काउंसिल्स, बुद्धा की टीचिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए बाद में कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी। ठीक है, जिनको अलग अलग टाइम पीरियड के बहुत महान रूलर्स ने कंडक्ट करवाया था। दीस रूलर्स जो अलग अलग जगह से थे, हम रूलर्स की बात यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हम उसको कभी और देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जिन जिन काउंसिल्स ने जिसको आयोजित करवाया, ऑर्गेनाइज करवाया, दे वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, और वो ये चाहते थे कि बुद्धा की जो टीचिंग्स है, जो उनकी कोर फिलॉसफी है, वो स्प्रेड होती रहे, आने वाली जनरेशन को जानती रहे। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है राजगृह में, दूसरी होती है वैशाली में, तीसरी होती है पाटलिपुत्र में, और चौथी होती है कश्मीर में। वेयर इज राजगृह? कहां पर है राजगृह? राजगृह इज लोकेटेड इन बिहार। वेयर इज वैशाली? वैशाली इज ऑल्सो लोकेटेड इन बिहार। पाटलिपुत्र कशिश? बिहार। ठीक है, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, कोई गलत नहीं है। ठीक है, और कश्मीर तो कश्मीर है ही। ठीक है, तो ये है। अच्छा, आप मुझे अगली क्लास से पहले ये चीज बताओगे कि जो अशोक जो था ना, अशोका, अशोका ने इनमें से कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई थी? क्या फर्स्ट या सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? ठीक है, ये चीज आप मुझे अगली क्लास में बताओगे, याद रखना। या थर्ड में से पक्का है। हाँ, पाटलिपुत्र या कहीं से करी थी। ठीक है, अगर ये रिकॉल आ रहा है तो एक काम और करना, फिर अगर पता लगा सको अगर इसके बारे में, तो चारों के लीडर्स के नाम बता देना कि चारों जो ऑर्गेनाइज कराई थी, फर्स्ट किसने कराई थी, सेकंड किसने, थर्ड किसने, फोर्थ किसने। ये लिस्ट तो कहीं पर भी मिल जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार ढूंढ लो इसको। वैसे तो हम अलग अलग जगह पर देख चुके हैं इसको, लेकिन एक बार कर लेना इसको। ठीक है, अब बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस देखते हैं तमिलनाडु के अंदर, जैसे हमने जैनिज्म का इन्फ्लुएंस देखा था, क्योंकि ये तमिलनाडु की एक तरीके से एनसीईआरटी है, तो वो तमिलनाडु की तारीफ तो करेंगे ही करेंगे। बुद्धिज्म, एक चीज आ सकती है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है। देखो, बुद्धिज्म तमिलनाडु में स्प्रेड हुआ मच लेटर देन जैनिज्म। इसका मतलब जैनिज्म की जो जड़ें हैं, जैनिज्म का एडवेंट जो तमिलनाडु के अंदर हुआ, साउथ के अंदर हुआ, तमिलनाडु को हटा दो, साउथ के अंदर जो हुआ वो सबसे पहले हुआ। इसका मतलब नंबर वन पे सबसे पहले साउथ में स्प्रेड होने वाला जैनिज्म, और सेकंड पे आता है बुद्धिज्म। ये एक स्टेटमेंट बन सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो, एक बुक है मनी मेक्कलाई, सुना है आप लोगों ने इसका नाम, है ना? इट इज वन ऑफ द एपिक्स ऑफ पोस्ट संगम एज, और ये एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है। दूसरा फैक्ट यहां से फिल्म्स का आपको मिल गया। ठीक है, फिर यहां पर साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, बहुत इलेबोरेट तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है कांचीपुरम। कांचीपुरम एक जगह है, वहां पर जो मनी मेकलाई है ना,
ये क्लासिकल तमिल एपिक है। इसके अंदर कांचीपुरम को काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट तरीके से बता रखा है कि इट वाज अ बुद्धिस्ट सेंटर। तो ये चीज़ आप मतलब सिर्फ सुन सकते हो कि कांचीपुरम की बात कर रखी है, लेकिन ये बस मनी मेघलाई वाली बात याद रखना। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे शुरू के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कांचीपुरम के बारे में आपका क्लियर हो जाएगा। कांचीपुरम का टर्म यहाँ पे याद रख लेना, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है जैसे जैनिज्म के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताई थी ना, 3-4 बस इंपॉर्टेंट वर्ड थे, बाकी सारा नहीं था। कांचीपुरम लेकिन इस चैप्टर में इस कंटेक्स्ट के अलावा बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये संगम लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड है। जब आप वो पढ़ोगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी। और हम कशिश इसको काफ़ी बार कर चुके हैं, आपको पता, नाम तो सुना ही होगा इसका, कांचीपुरम, है ना। कांचीपुरम एक फेमस बुद्धिस्ट सेंटर था जहां पर, ध्यान से सुनना, दिनग, दिनग एक फेमस बुद्धिस्ट लॉजिशियन था। हु इज अ लॉजिशियन? लॉजिशियन कौन होता है? कौन होता है लॉजिशियन? गूगल हमें बता रहा है एन एक्सपर्ट और स्टूडेंट इन अ स्टडी स्टूडेंट ऑफ लॉजिक। ये क्या मतलब हुआ इसका, बताओ। बताओ, ट्राई करो। गलत हुए कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं करेक्ट करने के लिए। बोलो भाई, क्या मतलब होता है लॉजिक का? जो लॉजिक यूज कर रहा है, चलो आप ये बोल रहे, क्या होता है लॉजिक का मतलब? कौन यूज करता है लॉजिक? कौन? नहीं नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं, अरे यार, बुद्धिस्ट लॉजिशियन। ठीक है, लेकिन देखो एक वर्ड बोल दो ना यार, फिलोसफर्स। लॉजिक तो वही देखे ना फिलोसफर, जैसे याद है प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल। लॉजिक पे लॉजिक, लॉजिक पे लॉजिक, लॉजिशियन। ठीक है, ये आपके लिए आज एक नया वर्ड है, इसको याद रखना, ठीक है, हमेशा, लॉजिशियन। तो यहाँ पर एक फेमस बुद्धिस्ट लॉजिशियन जो कि इतिहास के अंदर जिसने अपनी जगह बनाई थी, दिनग। ये वाला फैक्ट भी आपको मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेगा, ये याद रखना है, आ सकता है। दिनग, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस बुद्धिस्ट लॉजिशियन, ठीक है, हु बिलोंग टू नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये आ सकता है कि आपको नाम आ जाएंगे, अब आपको पता है, आपने नाम ही नहीं सुन रखा होगा अगर कभी दिनक, तो आप नहीं कर पाओगे फिर, लेकिन आज मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर एक बहुत, नहीं ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये यहाँ ये लिखा हुआ है ये सिर्फ, ये रहा, अच्छा ये, अच्छा ये रहा, ये रहा, ये एक मिनट रुकना, दिख गया ना, ये रहा, ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ, दिनक। ठीक है, उसके बाद अ, धर्मपाल, पिंक कलर से मार्क कर रहा हूँ, धर्मपाल। धर्मपाल एक ग्रेट स्कॉलर था जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता था। ये भी जो है, ये आपको एसोसिएटेड कुछ पर्सनैलिटीज हैं जो कि बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड हैं। फिर कांचीपुरम में 7वीं शताब्दी एडी में, 7th century एडी में एक चाइनीज ट्रैवलर आया था। कशिश आप याद हो गई आपको, ह्यून सेंग। और दिव्योज आपने भी डेफिनेटली सुना ही होगा इसके बारे में, ह्यून सेंग, ठीक है। ह्यून सेंग जब यहाँ पर आया, ही नोटिस द प्रेजेंस ऑफ 100 feet स्तूपा बिल्ट बाय अशोका देयर। एक फैक्ट मिल जाता है, देखो हमें, देख रहे हो कि कांचीपुरम के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर, तमिलनाडु के अंदर अशोका ने स्तूप बिल्ड करवाया। जस्ट सी द फैक्ट, इंपॉर्टेंस देखो इसकी एक बारी। अशोक ने यहाँ पर स्तूपा बिल्ड करवाया, समझ रहे हो इसका कितना इंपॉर्टेंट फिल्म्स का फैक्ट बन सकता है? कोई नहीं बताएगा ये आपको, कहीं नहीं मिलेगा ये। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये बुक के अलावा कोई नहीं बताएगा। इस तमिलनाडु की बुक में ना, ये अशोका वाला चैप्टर है, अगला चैप्टर, एम्पायर वाला। ये आप देख रहे हो टॉपिक क्या है, द एम्पायर ऑफ अशोक। यहाँ पर चलो ठीक है, सारी बातें रेगुलर स्टूडेंट सुनते रहते हैं, तक्षशिला, मतलब नॉर्थ इंडिया वगैरह, यहाँ तक तो सबको क्लियर होता है, इनफैक्ट यहाँ तक क्लियर होता है। लेकिन ये देख रहे हो, ये देखो, थोड़ा सा हम इसे जूम कर देते हैं, ये देखो, साउथ इंडिया की जगह है ये देखो। अब अशोका का अगर इन्फ्लुएंस यहाँ पर था, अब समझ गए कांचीपुरम के स्तूप की रेलेवेंस, अब पता लगा। ये वाली जगह देखो, ये रेड डॉट मार्क है, अशोका का एम्पायर, ये किसी को पता ही नहीं है, गारंटी 99% स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु तक फैला था। और यहीं पर उसने फिर वो कांचीपुरम स्तूप बनवाया था जो कि 100 फीट टॉल था। और इसको देखा था
ह्यून सेंग ने, ठीक है। ये देखो, अब समझ में आ गया। ह्यून सेंग कांचीपुरम आया था एक बारी 7th सेंचुरी AD में। ही नोटिस द प्रेजेंस ऑफ 100 फीट स्तूप बिल्ड बाय अशोका देयर। फैक्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म्स का ये बन सकता है क्वेश्चन इससे, ठीक है। बुद्धा के जो स्टैचू, जो कि कांचीपुरम के पास एक जगह है, गांव है पल्लूर, वहां से जो पाए गए हैं, आप एक बारी स्टैचू की तरफ देख लो। ये देखो, मेडिटेटिंग पोस्चर, बुद्धा का स्टैचू एक जगह से और नागापट्टिनम, ये एक पोर्ट था, ठीक है। हम किसी और चैप्टर में इसके बारे में करेंगे। कशिश आपको याद होगा, हमने कर रखा है इसके बारे में, नाम तो सुन ही रखा होगा, नागापट्टिनम, है ना। अब ये कहानी है जो मैं आपको बड़े टाइम से बता रहा था, कशिश दिवजोत, कि मैं आपको पढ़ाऊंगा ये, है ना। जातक कथाएं जो कि बुद्धा की प्रीवियस वर्ड से एसोसिएटेड होती थी, जिसमें बुद्धा एक एनिमल फिगर में होते थे या फिर कोई एक मॉरल मैसेज देने की बात करी जाती है। जैसे हमारे होते हैं पंचतंत्र की कहानियां, वैसी जातक कथाएं होती है। यहाँ पर है वो एक बर्ड और एक शेर की कहानी। सुनना इसको, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जातक कथाएं जो होती है ना, दीज आर द पॉपुलर स्टोरीज जो कि बुद्धा के प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड होती है, फिर बुद्धा की लाइफ के बारे में होती है, जैसे ह्यूमन और एनिमल की कहानियां। याद है एक हमने कहानी पढ़ी थी कशिश, एक राजा और मंकी किंग की, याद है। आम बहकर चला जाता है गंगा में, एनसीईआरटी में था वो, और फिर वो कहता है कि खत्म कर दो सारे बंदरों को, और वो करके फिर वो रिग्रेट करता है। मंकी किंग एक पुल बना बनाकर सारी मंकियों की जान बचा लेता है, लेकिन खुद उसके प्राण उसको त्यागने पड़ते हैं। फिर राजा रिग्रेट करता है कि मेरी वजह से, मतलब मैंने सिर्फ एक आम के चक्कर में, यूनिक आम के पेड़ के चक्कर में एक जानवर की, बेगुनाह बेजुबान जानवर की हत्या कर दी। ये चीज़ है, तो ये हमें क्या बताते हैं, मॉरल। एक तो अपने वहां सीख लिया, ठीक है, जो कि याद है स्तूपा में भी बन रखा है, वो उसके पैनल पे बन रखा है पूरे प्रॉपर तरीके से, वो वाली कहानी मंकी किंग और किंग की, है ना। अब एक यहाँ पर कहानी देखो, वुड पैकर एंड अ लायन। वुड पैकर जानते हो ना, पक्का बचपन में कभी ना कहीं तो ये देखा ही होगा, लकड़ी को मतलब ठोकता है बार बार, है ना, और होल कर देता है उसके अंदर। वुड पैकर और एक शेर की एक कहानी है, देखो। वंस अपॉन अ टाइम बहुत सालों के बाद देखी यार ये वाली लाइन यार। वंस अपॉन अ टाइम एक वुड पैकर था और एक लायन था। एक दिन क्या हुआ, शेर ना एक बड़े से भैंसे के शिकार में निकलता है, और बैठ उसको मारकर घायल कर कर, जैसे कि अब यहाँ देख पा रहे हो, उसको मारकर घायल कर कर बैठ जाता है कि अब मैं आराम से खाऊंगा, अब ये भैंसा मर चुका है। क्या हुआ इत्तेफाक से, जब ये उसको खा रहा था, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, बड़ी सी एक भैंसे की कोई हड्डी जो थी, वो जैसे ही पहला बाइट उसने चबाया उसके मांस का, शेर के गले में वो हड्डी आकर अड़ गई। शेर ने बहुत कोशिश करी, हाथ तो है नहीं है शेर के पास, पैर तो है नहीं शेर के पास कि वो कुछ कर सके, मुंह हिलाता रहा, गर्दन हिलाता रहा, लेकिन वो हड्डी फंस गई और शेर को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ना वो निगल पा रहा था उससे, ना कुछ कर पा रहा था, और अब उसका जो दर्द था वो बढ़ता ही चला जा रहा था। शेर एक तरीके से बौखलाया हुआ था। उसी वक्त क्या होता है, एक बहुत अच्छे दिल का एक वुड पैकर जो है, वो लायन को बोलता है, क्या हुआ भाई साहब। तो लायन कुछ बोल तो पाता नहीं है, मुंह बड़ा करके, यहां पर देखो, मुंह बड़ा करके वो उसको दिखाता है अपनी समस्या, कि यार ऐसे ऐसे एक हड्डी फंस गई। वुड पैकर समझ जाता है। लायन जैसे भी जिस भी जुबान में बोल पाते हैं, जैसे मतलब मान लो आपने मुंह के अंदर ना कौर भरा हुआ है, खाना भरा हुआ है, ठीक है, आप कुछ खा रहे हो, तो आप समझ रहे हो आपकी टोन चेंज हो जाएगी, ऐसे इमेजिन कर लो इस कहानी को। वुड पैकर जो है लायन को बोलता है कि यस, that he would only take out the bone if the lion promised not to eat him while removing the bone. मैं तुम्हारे मुंह के अंदर घुसकर इस हड्डी को खींचकर अपनी चोंच से बाहर निकाल लूंगा, वुडपेकर बोलता है। कहता है लेकिन मुझे एक वादा करो कि जब जिस टाइम पर मैं तुम्हारे मुंह के अंदर होऊंगा, तुम मुझे खाओगे नहीं, चबाओगे नहीं और अपना मुंह बंद नहीं करोगे, ताकि मैं मर जाऊं, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। अब लायन दर्द में था, वो तो चाह रहा था भाई जो मर्जी शर्त मनवा लो मुझसे, आई एम ऑलवेज रेडी। लायन जो था, ही ग्लैडली एग्रीड, और उसने अपना मुंह जो है वुड पैकर के सामने खोल दिया, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो। वुड पैकर जो है फटाफट से कूदते 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 शेर के मुंह में घुस गया, और अपना थोड़ा सा दम लगाकर, ये देखो, उस हड्डी को शेर के जो एक तरीके से जौ में, मुंह में कहीं पर भी अड़ रखी थी, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मुझे नहीं पता इस पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, तो निकाल ली वहां से।
लायन ने अपना प्रॉमिस निभाया, ठीक है, और बोला शुक्रिया, बस इतना ही बोल सकता हूं, अब तुम उड़ जाओ। यहां तक तो डील फेयर इनफ लग रही है ना थोड़ी सी, हमें बताओ दिवजोत कशिश, फेयर इनफ, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ो, अब देखो, सून द लायन रिकवर्ड कंप्लीटली, थोड़ा सा उसने आराम करा, इधर उधर वो घुमा फिरा, अपने मुंह का पोस्चर वगैरह चेंज करा, और एक दूसरा भैंसा मार दिया, क्योंकि उसने सोचा पहले वाले भैंसे में पता नहीं कुछ अलग तरीके से हड्डी वड्डी इसकी बिल्ड है, और होता है ना जहाँ पर मतलब जिस स्विच बोर्ड से आपको करंट लग जाए आप दोबारा उस रूम में नहीं जाते, तो उसने कहा यार इसको छोड़ो, मैं किसी एक फ्रेश जंगली भैंसे को शिकार करता हूँ, उसको मारूंगा, उसको उसको खाऊंगा, ठीक है। अब वुड पैकर ये पेड़ पे बैठकर देख रहा था कि वो एक फ्रेश भैंसे को मार रहा है, ठीक है। वुड पैकर ने ये सोचा, उसने जब भैंसे को, नए ये सेकंड भैंसा है, जब इसको मार दिया, तो वुड पैकर ने ये बोला कि क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, मेरा देखो बॉडी फिजिक इतना बड़ा नहीं है, तो लॉयन महाराज मैं बहुत ज्यादा बड़ा मील तो नहीं लूंगा, छोटा सा मुझे एक शेयर दे देना अपने मीट का जो कि तुमने बाइसन को मारा है, उसके बाद मैं उड़ के चला जाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। अभी अभी इसी वुड पैकर ने हेल्प करी थी इसकी, याद है ना। अब हुआ क्या, और इसने सेकंड बाइसन को मारा है, तब वो वुड पैकर पेड़ पे बैठा बैठा भूख लगाई, उसने देखा इतनी देर ये घूम रहा था, टहल रहा था, वुड पैकर थोड़ी देर आराम कर रहा था, उसने देखा सेकंड भैंसा वो मार रहा है, तो उसके पास गया, यार मैं भी थोड़ा सा खा लूं यार, मैं खा के उठ जाऊंगा, मैंने कुछ खाया नहीं है। जैसे एक तरीके से मैंने आपकी पास में हेल्प करी और मैं फिर आपसे कोई एक चीज मांग रहा हूँ, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि आपके पास बहुत बल्क में है, छोटा सा पार्ट देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन वुड पैकर की डिसअपॉइंटमेंट के चलते, बिल्कुल उसने ऐसा सोचा भी नहीं था, बिल्कुल उसके विरुद्ध जाकर, बिल्कुल उसके एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट जाकर, लायन ने साफ तरीके से मना कर दिया वुड पैकर को, मैं अपना मील शेयर नहीं करूंगा, उड़ जा यहां से। लायन ने बोला उड़ जा यहां से हरामजादे। अब इस वुड पैकर की आंखें खुलेंगी, विच यू कैन रिलेट। तो लायन ने साफ तरीके से मना कर दिया, उड़ जा यहां से, मैं तो नहीं देने वाला। लायन ने बोला हिम्मत कैसी हुई बे तेरी मुझसे पूछने की और ज्यादा फेवर के लिए, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करा है। वुडपेकर कहता है, उसके दिमाग में मतलब अचंभित, ये वाला क्वेश्चन मार्क होता ना, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ करा मतलब, हड्डी तो मैंने निकाली ना, वरना तुम मर जाते, क्या बकवास कर रहे हो भाई साहब। लायन बोलता है समझो मेरी बात को, समझ मेरी बात को, तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए, मेरे पैर छूकर मुझे किस्सियां देनी चाहिए कि मैंने तुम्हें ना, जब तुम मेरी हड्डी निकाल रहे थे मेरे मुंह से, मैंने तुम्हें खाया नहीं, इससे ज्यादा मुझसे एक्सपेक्ट मत करो, उड़ जाए यहां से। वुड पैकर ने अपने आप से बोला, रिलेशनशिप में होता ना जैसे, मेरी गलती थी यार, ठीक है, कि मैंने ऐसे एहसान फरामोश नालायक नीच कमीने क्रिएचर की मदद करी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे गुस्सा होने का या मेरा ग्रज या गिल्ट रखने का, एक ऐसे इंसान जिसको मेरी कदर ही नहीं है, जिसको मेरे लिए कभी कुछ फील ही नहीं हुआ, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा, मैं उड़ जाता हूँ, और नेक्स्ट टाइम ये लेसन याद रखूंगा, नेक्स्ट टाइम किसी की हेल्प करने से पहले। तो चलो मॉरल समझते हैं इसका। मॉरल इसका ये है कि कभी कभार ना, कभी कभार आप जिसकी अच्छे इंटेंशन से मदद करने जाते हो ना, वो अच्छा नहीं निकलता, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि पहले किसी पर्सन को बिना जज करे आप उसकी मदद कर दो, मदद कर। और दूसरा लेसन इससे ये मिलता है, जिंदगी में बहुत बार ऐसा होगा, जब आप किसी के लिए कुछ कर दोगे ना, और जब उसके करने की बारी आएगी छोटी सी चीज आपके लिए, आप उसकी रियल औकात जानोगे। लेकिन अगर आपने हेल्प करी किसी की, किसी के लिए कुछ कुर्बानी दी आपने, लेकिन बदले में आपको उससे कुछ नहीं मिलता, आप उससे एक्सपेक्ट मत करो किसी से कुछ भी। आप अपनी एक्सपेक्टेशन के चलते, अगर एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल नहीं होती, आप गुस्सा मत हो, आप गिल्ट मत रखो, आप सामने वाले के खिलाफ कोई ग्रज मत रखो, कोसो मत उसे, आप वो लेसन समझो अपनी जिंदगी का, और नेक्स्ट टाइम सोच समझकर किसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना, उसकी मदद करने के लिए, ये लेसन है, ये मॉरल कहानी है। कुल मिलाकर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। उसने क्या सोचा, मैंने हड्डी निकाली थी, अब वो मील आराम से दे देगा, क्या हुआ, सफर करा ना इसने, आया बुद्धा का मैसेज के नहीं आया, यहां पर एक्सपेक्टेशंस लीड टू सफरिंग, हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मैं कहानी बताता हूं आपको, यहां पर समझना, एक और मैं मॉरल स्टोरी बताता हूं आपको। जैसे क्या हुआ, एक बार एक बर्ड थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको समझने की, समझ में आएगा, पूरा फोकस अपना यहां पर लगाना, ठीक है। एक चिड़िया थी, वो क्या करती है,
यहां पर एक काऊ खड़ी थी, ये बिल्कुल इसके पास खड़ी थी। गाय ने इसके ऊपर गोबर कर दिया, ये पूरी ढक गई उसके अंदर से, उस पूरे गोबर में ढक गई। कोसने लगी, यार ये क्या कर दिया, पूरा मुझे गंदा कर दिया, दिख नहीं रहा क्या तेरे को, मतलब कहीं पर भी कुछ भी कर दिया। इतना छोटा सा साइज उसका, और पूरा का पूरा वो गोबर से ढक जाती है। उसको गोबर से निकाला एक बिल्ली ने। बिल्ली को बड़ा थैंक यू बोलती है कि तुमने यार थैंक यू, ऊपर का पूरा गोबर साफ करके निकाल के करा। इस बेवकूफ काऊ ने तो मुझे पूरा ढक दिया था, पूरा गंदा मुझे स्मेली बना दिया। बिल्ली इसे निकालती है, चाट चाट के इसे साफ करती है। गॉड और खुश कि वाओ यार, तुम यार मतलब इतना कुछ मतलब मेरे लिए कर रहे हो, मैं तो जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। बिल्ली नेक्स्ट आगे कुछ बोलने का मौका दे, जैसी ही पूरी साफ होती है बिल्ली इसको खा जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमेशा आपके ऊपर गोबर करने वाला पर्सन आपका दुश्मन नहीं होता। हमेशा अगर आप ये सोचो कि आपको जो कभी कभार परेशानियों से बाहर निकाल रहा है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। कभी कभार इसका मतलब समझने की कोशिश करो, बहुत आप तो हो ही इतने एक्सपीरियंस वाले लोग, बहुत बार आपको पर्सन गलत लग रहा होगा, वो गलत नहीं होता। कभी कभार तो आपको समझा रहा होता है मत जाओ उसके पास, मत कर ये गलती, सफर करेगी सफर करेगा, लेकिन नहीं, तू दुश्मन है, तू के जाने, तू चिढ़ता है मुझसे, तू जलता है मुझसे, तू तो चाहता ही नहीं मैं खुश रहूं। हमेशा वो आपका दुश्मन नहीं होता जो आपके ऊपर गोबर करे या आपको जो कड़वी कड़वी बातें बोले। हमेशा जो आपको पुचकारे, अरे वाह तुम तो कितने अच्छे लगते हो, तुम तो कितनी सुंदर हो, तुम तो कितनी प्यारी हो, तुम ही बनोगी मेरी वाइफ, तुम ही बनोगी मेरी गर्लफ्रेंड, हमेशा ऐसे इंसान अच्छे नहीं होते हैं। वो हो सकता है आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दें। दुनिया में जब इस टाइम पर हमारे देश में 6th सेंचुरी बीसी में बुद्धिज्म और जैनिज्म जब फैल रहा था, मैंने आपको शुरू शुरू में ही बताया था, ये देखो वो आगे पर्सन के नाम, दुनिया मैंने बताया था ना, पाप का घड़ा दुनिया में भर जाता है तो महापुरुष पैदा होते हैं, याद है? तो ये एक एरा ही बहुत कमाल का था। मैंने आपको बताया था ना, हिस्ट्री के अंदर हम डेट याद नहीं करेंगे, बट 6th सेंचुरी बीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिया के अंदर कौन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन? बुद्धा एंड महावीरा। दुनिया के अलग अलग कोनों में और कौन? चाइना के अंदर कन्फ्यूशियस, पूरा नाम इनका था कुंग से, ठीक है? कन्फ्यूशियनिज्म इन्होंने स्टार्ट करा था, एक रिलीजन है चाइना में, आज भी प्रचलित है, ठीक है? एंड जोरोआस्टर इन ईरान, मतलब पर्शिया, जिसको आज के टाइम में ईरान कहते हैं, ये चीज लिखना अगर नहीं पता तो, जोरोआस्ट्रियनिज्म इन्होंने रिलीजन वो बनाया था, ठीक है? जोरोआस्ट्रियनिज्म इज अ काइंड ऑफ, यू कैन से, पारसीज नहीं होते जो, वो आपने वो देखी है मूवी, क्या बताऊं, रुस्तम, अक्षय कुमार की, ही वॉज ही वॉज अ पारसी इन दैट मूवी, पारसी वो होते हैं। या फिर आपने धमाल देखी होगी, मारो डिग्रो, वो पारसी होते हैं। अच्छा, अ, ये आप याद रख सकते हो, जैसे मैं इनको ना बोलता हूँ, मतलब नॉट टू ऑफेंड एनीवन, लेकिन ये ईरान के साईं बाबा टाइप ऑफ ऐसे ही लग रहे हैं ना, सबका मालिक एक। तो से इसके अंदर समरी में तो कुछ है नहीं, ग्लॉसरी आई थिंक चैप्टर खत्म हो गया हमारा, पूरा कुछ बचा नहीं है। मुझे कुछ चीज़ें बताना ज़रा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है? अंगास, त्रिपिटकास, तिरुक्कल या नलादियार, बताओ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर कौन सा है इसमें से? बी पार्ट। वेरी गुड, त्रिपिटक, तीन पिटक याद है कशिश? ये वही है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, बताया था ना, ये है वो। फर्स्ट तीर्थंकर कौन कशिश? ऋषभ, पार्सव, वर्धमान या बुद्धा? फर्स्ट तीर्थंकर कौन? ऋषभ, ही वॉज अ 24th, ठीक है? फर्स्ट ऋषभ, फर्स्ट टीचर, मतलब ये जैनिज्म की बात हो रही है कशिश, ठीक है? तीर्थंकर कितने थे जैनिज्म के अंदर कशिश, दिवजोत? 23, 24, 25, 26, कितने? अरे अभी तो आंसर नहीं बोल दिया यार। 24। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? पार्ट टू। पाटलिपुत्र। बुद्धा ने अपना पहला सरमन कहाँ डिलीवर करा था? सारनाथ। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।